हेलो बेटा, लेक्चर नंबर 20। आज का हम लोग ये जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये लिटिल बिट टफ रहेगा। टॉपिक है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को निकालना है। एक हमारे पास में चार्ज कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल है, उसके चार्ज कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल जो है उसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है। सिचुएशन जो हम लोगों को ऐसा समझना है, सबसे पहले ये हमारे पास में एक स्पेरिकल सेल है। इस स्पेरिकल सेल में यदि हम लोग चार्जेस इनसाइड देते हैं तो ड्यू टू द रिपल्सन जो चार्जेस है वो हमारे पास में रिपल्सन करते करते जो है इस पेयर के सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। इस पेयर का यहाँ से लेके सेंटर से लेके और आर तक का जो सेंटर से लेके यहाँ तक का स्पेयर तक का जो सरफेस का तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में है आर। एक पॉइंट हम लोग मानते हैं पी पॉइंट, और इस पी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करना चाहते हैं। सेंटर से पी पॉइंट तक का जो टोटल डिस्टेंस वो हमारे पास में है स्मॉल आर। सबसे पहले हमारा जो स्टेप होते हैं उस स्टेप के अकॉर्डिंग हमें एक गॉसियन सरफेस जो है वो ड्रा करना होता है। तो लेट मी ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस जो कि एक सर्कल के रूप में है, और इस गॉसियन सरफेस के लिए जो पी पॉइंट होना चाहिए, पी पॉइंट गॉसियन सरफेस के ऊपर लाई करना चाहिए। तो जो पी पॉइंट है वो इस गॉसियन सरफेस के ऊपर लाई करता है। जो गॉसियन सरफेस होता है हमारे पास में उसकी क्वालिटी होती है कि उसमें ई ए और थीटा जो है उनकी एक सिमेट्री होनी चाहिए जो हर जगह पे एक जैसी होगी। तो इस गॉसियन सरफेस पे इस चार्जेस की वजह से ये मेरे पास में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। ये मेरे पास में सरफेस है तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा एरिया वेक्टर रहा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, तो थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास में 0 डिग्री। सिमिलरली यदि मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर भी ई ए थीटा जो हो सिमेट्री शो करेंगे, यहाँ पर भी ई ए थीटा जो है सिमेट्री को शो करेंगे। तो किसी भी पॉइंट पे हमारे लिए ये जो क्वेश्चन सरफेस ड्रॉ किया है इसमें ई ए और थीटा जो है सिमेट्री को इंडिकेट करते हैं। हम लोग एक सिचुएशन लेते हैं कि हम पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो काउंट करना चाहते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि हमारे पास में 4 स्टेप है। तो पहला स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, दैट इज़ कॉल्ड ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस। दूसरा जो हमारे पास में स्टेप आता है ई डी एस की कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हम लोग ई डी एस की कैलकुलेशन जब करेंगे तो हम लोग ये जानते हैं कि ई डी एस ई जो है वो हमारे पास में कांस्टेंट है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो चार्जेस है वो फिक्स है। चार्जेस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। तो ई कांस्टेंट है उसको हम लोगों ने बाहर ले लिया है, अंदर बचा डी एस। और जब हम लोग एक स्मॉल डी एस डी एस डी एस डी एस जितने भी डी एस है सारे काउंट डी एस करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं इस पॉइंट के लिए कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो ये बना मेरा डी एस, ये भी डी एस, ये भी डी एस, ये भी डी एस। सबके सब जब हम लोग डी एस काउंट करेंगे तो ये मेरे पास में एक स्पेयर का सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो सबके सब डी एस का जब मैं काउंट करूँगा तो बन जाएगा पूरा स्पेयर, और जब हम लोग स्पेयर का एरिया लिखेंगे तो आ जाएगा 4πr²। तीसरा जो हमारे पास में स्टेप आता है उस स्टेप के अकॉर्डिंग जो टोटल चार्ज होता है इनसाइड वो हम लोग काउंट करना है। तो टोटल चार्ज हमारे पास में क्यू है, और वो क्यू चार्ज जो है उस स्पेयर के सरफेस के ऊपर फैला हुआ है। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा हमारे पास में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फोर्थ जो स्टेप है उस स्टेप के अकॉर्डिंग हम लोगों को जो गॉस के एक्सप्रेशंस है उस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करनी होती है। तो गॉस का एक्सप्रेशंस आता है ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो EDS की वैल्यू आ जाएगी Q/4πr² इज इक्वल टू, यहाँ से चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा Q/ε0। ई की सॉरी, ई की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा Q/ε0 4πr²। ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये ठीक उसी प्रकार के एक्सप्रेशंस जो हम लोगों ने गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन पढ़ा था फॉर ए पॉइंट चार्ज। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से बने या किसी स्फीयर के सरफेस के ऊपर जितने भी चार्जेस हैं उनकी वजह से बने, फॉर्मूला जो होता है वो दोनों ही के लिए एक जैसा होता है। ठीक है, अब जो हम लोग सिचुएशन लेते हैं एट द सरफेस, मतलब अब तक हमारी जो सिचुएशन थी वो थी बियॉन्ड द सरफेस। अब हम लोग सिचुएशन लेते हैं एट द सरफेस। तो हम लोग ये जानते हैं कि एट द सरफेस के ऊपर जो चार्जेस है वो सारे के सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। वी वांट टू ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस। तो ये हमारे यहाँ पास सरफेस, इस सरफेस के जस्ट अबोव मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूँ। उस गॉसियन सरफेस में E/A की जो होगी वो सिमेट्री होगी। ये जो हमारे पास में स्मॉल r था, ये स्मॉल r जो है रिड्यूस हो गया, कितना हो चुका होगा, कैपिटल R हो चुका होगा, क्योंकि ये जो गॉसियन सरफेस है इस सरफेस के जस्ट अबोव है। तो ये जो हमारे पास में गॉसियन सरफेस है और जो नीचे वाला है ये हमारे पास में ये वाला ओरिजिनल सरफेस। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस इज जस्ट अबोव द ओरिजिनल सरफेस, सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ द स्मॉल r विल बिकम वैल्यू ऑफ द कैपिटल R। यदि यहाँ से R की वैल्यू जो है, स्मॉल r की वैल्यू घट के कैपिटल R हो गई है, तो हम लोग ये जानते हैं कि जो डिस्टेंस था पहले P यहाँ पे था और P घट के यहाँ तक आ गया है, P घट के यहाँ तक आ गया है। तो एज द डिस्टेंस इज डिक्रीजेज तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजेज। तो जो स्मॉल r था उसको हम लोग कन्वर्ट कर दें किसमें, कैपिटल R में, बाकी सब कुछ क्या रहेगा हमारे पास में सेम रहेगा। ठीक है, तीसरी हम लोग सिचुएशन लेते हैं इनसाइड द स्फीयर। ये हमारे पास में एक स्फीयर है, इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर जो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस स्फीयर के इनसाइड जो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करना है। तो ये जो कैपिटल R था ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक था, स्फीयर तक के। ये जो स्मॉल r है ये हम लोगों ने यहाँ पे एक जो हमारा स्फीयर है उस स्फीयर के अंदर हम लोगों ने एक गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ किया। तो ये जो छोटे वाला ये हमारे पास में गॉसियन सरफेस है। ये जो गॉसियन सरफेस है इस सरफेस की अगेन वही क्वालिटी है कि E और थीटा जो है सिमेट्री इंडिकेट करता है। वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस गॉसियन सरफेस। तो हम लोग ये जानते हैं कि जितने के जितने चार्जेस थे वो सब के सब चार्जेस ओरिजिनल जो स्फीयर है हमारे पास में उस स्फीयर के सरफेस के ऊपर लाई करते हैं। इस गॉसियन सरफेस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज जो है हमारे पास में हो जाएगा 0। क्योंकि नेट चार्ज यदि हमारे पास में गॉसियन सरफेस के अंदर 0 है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज 0 है, तो हम लोग ये जानते हैं कि चार्जेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी हमारे पास में 0। तो व्हाट वी कंक्लूड दैट कि इनसाइड द गॉसियन सरफेस द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ठीक है, तो इफ देयर इज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, सो वी वाई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 बिकॉज ऑफ there is no charge present inside the Gaussian surface and we draw the Gaussian surface inside the original sphere surface and we know that the charge is distributed on the surface of the sphere. Okay, तो गॉस का ये जो कंक्लूजन था कि किसी भी कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल में जिसमें चार्जेस सबके सब सेंड उसके ऊपर सरफेस के ऊपर लाई करते हैं, इनसाइड द स्फीयर कोई भी चार्ज लाई नहीं करता है, तो इनसाइड द स्फीयर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, तो ये जो है गॉस ने एक बहुत ही फेमस सा कंक्लूजन निकाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज 0। इसका हम लोग एक ग्राफ से समझते हैं। देखिए, जब हम लोग
एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वाई पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इंडिकेट किया है और एक्स पे हम लोगों ने डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर को जो है इंडिकेट किया है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब सेंटर पे है और सेंटर से लेके गॉसियन सरफेस तक, मतलब कि सेंटर से लेके गॉसियन सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास में 0 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि इस डिस्टेंस से लेके स्मॉल आर तक के जो डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस तक, स्मॉल आर डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी 0। लेकिन जब ये स्मॉल आर बन जाएगा हमारे पास में कैपिटल आर, मतलब कि इस पॉइंट तक, तो इस पॉइंट पे जो हमारा ओरिजिनल स्फीयर का सरफेस है, इस पॉइंट पे सारे के सारे चार्जेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस बाहर वाले स्फीयर के ऊपर सारे के सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। तो व्हेन स्मॉल आर विल बिकम कैपिटल आर, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। ओके, जैसे जैसे हम लोग इस स्फीयर से, बाहर वाले स्फीयर से दूर जाते जाएंगे तो डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। और हम लोग ये जानते हैं कि डिस्टेंस इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और ये जो ग्राफ है ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गोइंग टू बी डिक्रीज। ओके, तो हम लोग ये जानते हैं कि जो गॉस लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ के ओबे करता है, क्योंकि गॉस लॉ बेस्ड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो फोर्स एग्जेक्ट कर सकती है, और फोर्स एग्जेक्ट करती है तो कूलॉम्स लॉ ने एक एग्जांपल दिया हुआ था। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ के ऊपर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनती है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि आर स्क्वायर जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को इंडिकेट करता है। तो ई मैक्सिमम के बाद में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास में आर स्क्वायर के रूप में घटती जाएगी। ये कभी भी जो है आप लोग यहाँ पे मिला मत देना, क्योंकि इसको यदि आप मिला दो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो इसको हम लोग इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे रिड्यूसिंग स्केल के ऊपर। ठीक है, तो वो कहाँ पे जाके 0 होगी, तो हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ से ऐसा घटना शुरू हुई, एज द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिक्रीजिंग एंड इट इज रीचिंग अप टू द इन्फिनिटी। ठीक है, तो what we conclude that in a spherical conducting sphere, inside the sphere the total electric field is 0 and the maximum electric field at the surface of the sphere। ठीक है, सरफेस ऑफ द स्फीयर के ऊपर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इनसाइड द स्फीयर 0 होगी, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी वैल्यू घटती जाएगी। अब जो हम लोगों ने स्फीयर लिया था वो स्फीयर हमारे पास में कंडक्टिंग स्फीयर था, जिसमें सबके सब चार्जेज एक दूसरे को रिपेल किए और रिपेल करके वो उसके सरफेस के ऊपर पहुंच गए। मान लो अभी मैं इस कंडक्टिंग स्फीयर की जगह पे एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले लेता हूँ, जैसे कि एक तरबूज के अंदर जो हमारे पास में बीज होते हैं, तो बीज जो है उनको आप लोग चार्ज मान सकते हो, और वो बीज जो है उनके पास कैपेसिटी है, एनर्जी है, बट दे कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस बिकॉज ऑफ जो तरबूज की गिरी है वो उन बीजों को वहाँ पे रोक के रखती है, वो उनको मूव करने नहीं देती है। ठीक है, उसी प्रकार से यदि हमारे पास में एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो जिसके अंदर यदि चार्जेज है, स्फीयर के अंदर चार्जेज, तो वो चार्जेज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, लेकिन वो चार्जेज इनकी तरह मूव करके सरफेस के ऊपर नहीं आ जाए, क्योंकि ये चार्जेस को रोकने के लिए कोई था नहीं, उन्होंने फोर्स लगाया और सबके सब मूव करके कहाँ आ जाएगा, रिपल्सन करते करते सरफेस के ऊपर आ गए। लेकिन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होगा, मतलब इंसुलेटर बोल सकते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को, तो इंसुलेटर क्या करेगा, चार्जेस को फ्लो होने से अपोज करेगा। तो उसके लिए जो सिचुएशन हमारे पास बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो कैसे बदलती है वो हम लोग देखते हैं। तो एक्सप्रेशन है बेटा मेरे पास में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। सेम चीज़ें हम लोगों को वैसी की वैसी लेनी है। यहाँ पे जो है मेरे पास में एक स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर जो चार्जेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
लेकिन ये चार्जेस एक दूसरे के ऊपर रिपल्सन फोर्स लगा के इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास में नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, तो ये जो चार्जेस है ये इस स्फीयर के अंदर ही प्रेजेंट रहेंगे। तो क्या ये चार्जेस किसी एक सरफेस के ऊपर फैले हुए? आंसर नहीं, ये चार्जेस पूरे के पूरे स्फीयर के अंदर फैले हुए हैं। और यदि ये पूरे स्फीयर के अंदर फैले हुए हैं तो ये जो हम लोग डिस्कशन करेंगे ये बन जाएगा हमारे पास में वॉल्यूमेट्रिक की डिस्कशन, क्योंकि जो स्फीयर है उसका अंदर क्या काउंट करते हैं हम लोग? वॉल्यूम। तो चार्जेस आर स्प्रेडिंग इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होती है उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं रो से। ठीक है, ओके। तो रो जो है हमारे पास में बन जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ओके। नाउ हम लोगों को वही सेम स्टेप करने हैं। सबसे पहले एक पी पॉइंट मानना है और इस पी पॉइंट पे इन चार्जेस के द्वारा टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनती है वो हम लोगों को काउंट करना है। सेंटर से लेके, लेट मी से दैट ओ, सेंटर से लेके जो हमारे पास में नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसके सरफेस तक का जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर। सेंटर से लेके पी पॉइंट जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करना चाहते हैं वो टोटल डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर। सबसे पहला हमारा जो काम है वो ये रहेगा कि हम लोगों को एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक सर्कल के रूप में एक गॉसियन सरफेस जो उसको ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे जो है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ई, ये रहा हमारे पास में सरफेस, और सरफेस के परपेंडिकुलर में रहा एरिया वेक्टर, और थीटा इज इक्वल टू रहा 0। मतलब कि ये जो गॉसियन सरफेस है ये हमारे पास में ई, ए और थीटा की सिमेट्री को इंडिकेट करता है। बेटा मैं आप लोगों को ये चीज़ बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एक गॉसियन सरफेस के लिए ई, ए और थीटा की वैल्यू जो है इट शुड बी सिमेट्री एट ऑल पॉइंट। ओके, नाउ सेकंड जो हमारा पॉइंट होता है गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के बाद में वो होता है ईडीएस की कैलकुलेशन। तो ईडीएस की कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो ये रहा हमारे पास में डीएस, ये रहा डीएस 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 डीएस, जितने भी डीएस हैं उन सब डीएस को हम लोग काउंट करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास में एक स्फेरिकल शेप, और उस स्फीयर का जब हम लोग डीएस निकालेंगे दैट मीन्स सरफेस एरिया निकालेंगे दैट इज इक्वल टू E4πr²। टोटल चार्ज की हम लोग बात करते हैं थर्ड स्टेप में, टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर। तो टोटल चार्ज कितने? Q और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएंगे हमारे पास में टोटल चार्ज। फोर्थ स्टेप होता है कि हमारे पास में जो गॉस थ्योरम की कैलकुलेशंस है ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसमें वैल्यू पुट कर दें। तो ई डी एस की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है E4πr², ई डी एस की वैल्यू है हमारे पास में, तो यहाँ पे पुट कर देंगे और ये टोटल चार्ज की वैल्यू आ गई। सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में एक्सप्रेशन से आ जाएगा एज सेम एक्सप्रेशन जैसा कि हम लोगों ने पीछे वाले कंडक्टिंग स्फीयर के लिए निकाला था। सरफेस के ऊपर की बात करते हैं हम लोग, मतलब कि इस चार्ज के ये जो स्फीयर है इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर की बात हम करते हैं। तो ये हमारे पास में सिचुएशन है। तो इसमें सेंटर से लेके ओ से लेके स्फीयर का जो सरफेस है वहाँ तक का डिस्टेंस आ रही है। इसके सरफेस के ऊपर हम लोग बात करते हैं तो वी नीड टू ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस इज जस्ट अबोव द ओरिजिनल सरफेस या स्फीयर ऑफ ए सरफेस। ये दोनों इतने पास पास होते हैं कि जो स्मॉल आर है उसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कैपिटल आर। ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं कि जब ये हमारे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल आर था, अब ये स्मॉल आर घट के कहाँ तक आ गया है? इस कैपिटल आर के सरफेस के पास तक। तो हम लोग ये जानते हैं कि डिस्टेंस घटा होगा, तो डिस्टेंस घटने से हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ी होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ी होगी तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4π, जो स्मॉल आर है उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किससे? कैपिटल आर से। बाकी सब कुछ क्या रहेगा? सेम रहेगा। यहाँ तक जो हम लोगों ने सोल्व किया एट द सरफेस या अवे फ्रॉम द सरफेस, ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे पास में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के लिए सेम है। जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास में आएगा इनसाइड द स्फीयर क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो थर्ड थिंग हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो हम लोग ये जानते हैं कि चार्जेस जो है वो इस स्फीयर के अंदर, ये हमारे पास में सॉलिड स्फीयर है और इस सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर जो है नॉन कंडक्टिंग है, इसलिए जो चार्ज जहाँ है वो चार्ज वहीं रहेगा। तो इस प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम में हम लोग काउंट करना चाहते हैं स्फीयर का वॉल्यूम के अंदर जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन सेम चीज, वी नीड टू ड्रॉ ए Gaussian surface and at that Gaussian surface we want to calculate the electric field intensity। तो यहाँ पे ये हमारे पास में ओरिजिनल स्फीयर है और ये हम लोगों ने एक अंदर Gaussian सरफेस ड्रॉ किया और इसके ऊपर पी पॉइंट के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करना चाहते हैं। पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में स्मॉल आर, ये ओ से सेंटर से लेके ये ओरिजिनल जो स्फीयर का सरफेस है यहाँ तक का डिस्टेंस है आर। वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। ये जो Gaussian सरफेस है अगेन ई ए और थीटा की सिमेट्री को प्रूफ करता है, अलाउ करता है। तो हम लोगों ने Gaussian सरफेस को ड्रॉ कर लिया। सेकंड हमारा स्टेप होता है ई डी एस को कैलकुलेट करना। तो ई डी एस इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में ई और डी एस डी एस डी एस। तो ये रहा हमारे पास में एक डी एस, ये रहा दूसरा डी एस डी एस डी एस। जितने भी डी एस उन सबको जब मैं ऐड करूँगा तो हमारे पास में एक स्फीयर बन जाएगा और स्फीयर का जो एरिया आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 4πr²। ये आ जाएगी हमारे पास में ई डी एस की वैल्यू। चार्ज इनसाइड द Gaussian सरफेस हम लोग काउंट करना चाहते हैं। तो बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये समझिए कि अब तक हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी Gaussian सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो हमेशा जीरो हम लोगों को देखने को मिलता था या सिर्फ एक सिंगल चार्ज मिलता था पॉइंट चार्ज। इस केस में देखिए जो चार्जेज है वो यूनिफॉर्मली वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्जेज इनसाइड द Gaussian सरफेस दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हम लोग ये जानते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं रो से, और रो होता है हमारे पास में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी रो इंटू में वी, रो इंटू में वी। और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जब हम लोग निकालेंगे Gaussian सरफेस के लिए, अंदर वाला जो है वो Gaussian सरफेस, उसके लिए वॉल्यूम निकालेंगे ऑफ स्फीयर तो दैट इज इक्वल टू 4/3πr³ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू जो हम लोगों ने पुट कर दी। तो ये हमारे पास में चार्ज रहा, ये रहा हमारे पास में ई डी एस, और दोनों वैल्यूज को हम लोग अंदर इसके जो Gaussian थ्योरम का जो प्रूफ है उसके अंदर पुट कर देते तो ये आ जाएगा ई डी एस और ये आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सोल्व करेंगे 4πr² कैंसिल कैंसिल, ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, दैट मीन्स इनसाइड द Gaussian सरफेस। यदि ये हमारे पास में ई आया तो व्हाट वी कंक्लूड दैट ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर, मतलब जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। कैसे भाई, ऐसे कैसे हो गया? हमने तो पढ़ा था कि आर की वैल्यू बढ़ने से ई की वैल्यू घटती है, लेकिन यहाँ पे तो आर की वैल्यू बढ़ने से ई की वैल्यू बढ़ रही है। तो देखिए मान लीजिए ये हमारे पास है सेंटर ओ, इस ओ सेंटर से E1 नाम का हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन किया और ये E1 नाम का डिस्टेंस है R1 पे, ठीक है। यहाँ तक यदि हम लोग चार्जेस काउंट करेंगे तो ये चार्जेस आ रहे हैं इतने एरिया के अंदर, दैट मीन्स लेस चार्जेस। ये हमारे पास में एक E2 नाम की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करना चाहते हैं जिसका R2, क्योंकि R1 तो E1 के लिए था, जिसका R2 जो है वो R1 से बड़ा है। तो इस पॉइंट पे E2 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। क्यों भाई? क्योंकि इसका जो एरिया है वो बड़ा हो गया है और इसका वॉल्यूमेट्रिक एरिया बड़ा होगा तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ चार्जेस है वो भी ज़्यादा आएंगे। और हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि मोर द क्राउडनेस मोर द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स की जितनी ज़्यादा क्राउडनेस होगी उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो दैट्स वाई E2 का एरिया ज़्यादा है और वहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा है, मतलब डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, डेंसिटी ऑफ चार्जेस जो है ज़्यादा हो जाएंगे। तो E2 इज ग्रेटर देन E1 बिकॉज ऑफ R2 इज ग्रेटर देन R1। तो मान लीजिए सेंटर पॉइंट पे R की वैल्यू तो 0 हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? तो हम लोग ये जानते हैं कि सेंटर पॉइंट पे यदि R 0 हो गया तो R तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? E के। तो यदि R 0 तो E भी कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 0। तो एट द सेंटर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0।
और एज द आर इज इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस आर तक इंक्रीज होगी? तो आंसर है जब तक ये हमारा स्मॉल आर है ये कहाँ तक ना हो जाए, कैपिटल आर तक ना हो जाए। जब तक हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर तक ना हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे हम लोग कैपिटल आर से बाहर जाएंगे तो यहाँ पे तो कोई चार्जेस है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो दिन सब चार्जेस के कॉम्बिनेशन का आना आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो चार्जेस बढ़ेंगे नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बियॉन्ड द लिमिट ऑफ कैपिटल आर इज गोइंग टू बी डिक्रीज इफ वी विल इंक्रीज द डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे यदि हम लोग ग्राफ की बात करें तो सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीन्स एट ओ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो बिकॉज ऑफ आर इज जीरो। इस एक्सिस पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाया है और इस एक्सिस पे हम लोगों ने आर बनाया है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो एज वी कंक्लूडेड दैट आर ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर, तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर एज द आर इज इंक्रीजिंग ई इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, आर इज इंक्रीजिंग ई इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ई विल बी मैक्सिमम कब? जब ये स्मॉल आर है ये हमारे पास में बन जाएगा कैपिटल आर। तो जब हमारे पास में स्मॉल आर है विल बिकम कैपिटल आर, देन द वैल्यू ऑफ द ई विल बी मैक्सिमम। स्मॉल आर से बाद में यदि हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एज द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी डिक्रीजिंग। तो एज द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग the strength of the electric field will be decreasing with the ratio of the r square because of Gauss theorem allow या Gauss theorem follow the inverse square law, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने आज दो कंक्लूजन निकाले। जब कंडक्टिंग स्पेयर रहता है उस कंडक्टिंग स्पेयर में जो पीछे वाला जो एक्सप्रेशन था उस कंडक्टिंग स्पेयर में इनसाइड द गॉसियन सरफेस जो था टोटल चार्ज जीरो होता था। नॉन कंडक्टिंग स्पेयर में इनसाइड द गॉसियन सरफेस हैविंग द सम चार्ज एंड द चार्ज वैल्यू या द चार्ज या ये कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू या बिकॉज ऑफ द चार्ज क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर एंड आर जो स्मॉल आर है विल बिकम मैक्सिमम आर, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। आफ्टर दैट द डिस्टेंस इज continuously increasing, then the electric field intensity is decreasing with the ratio 1 upon r square. Okay, so this is all about the expressions for conducting and non-conducting spherical cell और sphere। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और डिस्कस करते हैं। उम्मीद आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि आपको समझ में नहीं आ रही तो ये अच्छी बात नहीं है, आप लोगों को मुझसे पूछना चाहिए। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच।